ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, भूपेश आनंद आपके सामने। सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट बेटे बस अब कंप्लीट होने वाला चैप्टर नंबर 20th। और जैसे ही चैप्टर 20th कंप्लीट होगा F9 कंप्लीट हो जाएगा बेटे। कितने दिनों का हमारा सफर आज पूरा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना ACCA स्किल लेवल F9 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, लगातार कुछ ना कुछ हर रोज पानी डालना है। थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, बहाने नहीं बनाने, रीजंस नहीं बनानी, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो यार। सो आज के इस लेक्चर में मैं दोबारा से कुछ हल्की हल्की नई नई बातों को बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं जूस नोट्स दिखाऊंगा, फिर कैप्लन दिखाऊंगा, फिर हैंड रिटन स्लाइड्स दिखाऊंगा। आप तब तक अपना रजिस्टर ओपन कर लें। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 5 आज हम एंटर कर रहे हैं। अब मुझे लगता है अभी 2-3 लेक्चर्स में काम हो जाएगा, है ना। और चैप्टर 20th कर रहे हैं, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी। मैंने मटके को ऑपोजिट कर दिया कि अब खत्म होने वाला है काम, रात अभी बाकी है, बात अब बाकी नहीं रही। ठीक है जी। तो आइए F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट 20 चैप्टर 5। मैं आज के इस लेक्चर से पहले आपको जूस नोट्स में लेके जाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो आपको जूस नोट्स दिए थे कितने अच्छे थे। यू माइट हैव टेकन द प्रिंट आउट ऑफ द सेम। आपने उसका हार्ड कॉपी निकलवाया होगा और हार्ड कॉपी में वी हैव डिस्कस, हमने बड़ी सारी बातों को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट 4 lectures, this is 5th lecture. Just have a look on this asset based valuation, approaches to valuation. We have seen what are the different approaches to valuation. There are 3 approaches: asset based, income based, cash flow. Then what are the asset based values on the basis of which we can calculate for asset why it is better. We have seen that why that this approach is better, और asset based approach कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है। फिर इनकम में प्राइस अर्निंग यील्ड, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्राइस अर्निंग रेशो, अर्निंग यील्ड का कैसे किया था, वैल्यू पर शेयर। बेटे एक एक बात आपको लॉजिकली एक्सप्लेन की हुई है। फिर मैंने इसके क्वेश्चंस भी आपको सब कराए, है ना। उसके बाद गॉर्डन मॉडल किया। तो आपके सामने इस समय कैप्लन भी है, आप अपनी कैप्लन भी बाहर निकाल सकते हैं बेटा। आप इजीली मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरली अच्छा लगेगा। मैं आज आपके सामने कुछ नई बातें बताने जा रहा हूं और उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक हमने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर सीख लिया। वी हैव लर्नड हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस with help of 3 approaches, and how to calculate value of a business. And if I deduct value of debt, then the balancing of it will be value of equity. But the point is how I can calculate value of preference shares and value of bond or debentures. बड़ा इजी है दोस्त। आपको ऑलरेडी ये चैप्टर नंबर 17 कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने बताया था, लेकिन आज मैं इसके ऊपर फोकस लाइट डालूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि यस वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 17। ठीक है सर। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ऊपर लिखें वैल्यूएशन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स विच वी विल बी डूइंग टुडे। आज के इस लेक्चर में हम ये करने वाले हैं कि भाई एक डेट है, नाउ डेट कैन बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। नो, सो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट, एंड डेट कैन बी कन्वर्टेबल। बेटे डेट के केस में, बॉन्ड के केस में 3 वैल्यूएशंस हम डिस्कस करेंगे। अगर वो डेट रिडीमेबल विदाउट कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल है तो नॉन कन्वर्टेबल में 2 ऑप्शंस होंगे, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। और अगर कन्वर्टेबल है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट मींस आज का मेन लेक्चर प्रेफरेंस शेयर से बेटे नाम का है। आज आपको मेनली ये समझना है दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट, how we can calculate the present value or the value of redeemable debt, and how we can calculate the value or the present value of irredeemable debt। इन तीनों की कैलकुलेशन को ध्यान से हम सीखेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूं और मैं ये कहता हूं कि आप सभी को हम ये कराने वाले हैं। और बेटे कुछ कराना नहीं है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है। आई विल बी यूजिंग दोज कंसेप्ट्स ओनली एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वहां पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे। यहाँ पर अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक पता है तो यू कैन कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू। वहां पर तो मार्केट वैल्यू पता था, डिविडेंड पता था, आप केडी निकालते थे। बट हियर कुछ बात अलग है, लॉजिक्स वही है, कंसेप्ट वही है। ऐसा थोड़ी है कि हर चीज बदल जाती है। तभी मैंने वहां पर डिटेल में कराया था, यहां भी करेंगे, आप उसकी टेंशन छोड़ दें। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर मैं 9, 10, 11 क्वेश्चंस करूंगा। आइए जी थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं
सो दैट कि हम थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाए और हम आगे बढ़े। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप कमर सीधी रखें, रजिस्टर ओपन करें, लेक्चर 5 लिखें, आज के रिक्वायरमेंट, आज का एजेंडा लिखें। मेरे को सबसे पहले वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक बताना है। द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज प्रेफर्ड स्टॉक. द सेकंड पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज डेट. And the third point, which we have already seen, that how to calculate value of equity shares in last four lectures, 5 lectures, you know. So today's 5th lecture, we have already seen in last 4 lectures that how we can calculate value of equity, you know, or a value of a business. तो आज के इस लेक्चर में मैं प्रेफर्ड स्टॉक की बात अगर करूं तो प्रेफर्ड स्टॉक में जब अपने कॉस्ट कैलकुलेट किया था, और थोड़ा सा याद हो अगर आपको, तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है विदाउट एनी ग्रोथ, and that too in the market price. So we have seen that the formula is cost of preference shares. At that time in chapter number 70 we have seen that a preference dividend, you know, a constant amount of preference dividend, or just I have written D upon P0, that is market price of that share, of that preference share. Now the point is, अगर मैं आपको उस जमाने में मैं ये निकाल दिया होता था तो मैं ये कैलकुलेट करता था, बट आज इस चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मुझे ये पता होगा, ये भी पता होगा, एंड आई विल कैलकुलेट दिस मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, एंड आई नो दैट इफ ग्रोथ रेट इज गिवन टू मी. बेटे ये बात भूली थोड़ी हुई है कि हम करेंगे P0 D1 upon KP, or because it is a case of, you know, if it is a case of perpetuity, we always so see that, you know, in case of irredeemable preference shares, so we can calculate the value. इस तरह से निकाल सकते हैं. मैं आपको अभी क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा. आप आइए चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले. टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप निकाल लें. मैं भी कैप्लॉन से टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेट करता हूं, सो दैट कि हम साथ साथ क्वेश्चंस भी करते हैं और आपके लॉजिक्स वो ज्यादा क्लियर हो जाए. अ फर्म हैज इन इशू ऑफ 12% प्रेफर्ड स्टॉक विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ $1 ईच. उस कंपनी ने ऑलरेडी 12% प्रेफर्ड स्टॉक इश्यू किए हुए हैं. $1 ईच का प्रेफर्ड स्टॉक का नॉमिनल वैल्यू है. The required return of preferred stock is 14%. Required means expectations of the preference shareholders. When I say expectations of the preference shareholders, it means it is cost of preferred, KP. Calculate the value of this. बेटे बड़ा सिंपल है. KP is equal to, हमें पता है, preference dividend upon market price. अगर आपको ये पता है, ये भी पता है, तो आप ये निकाल सकते हैं. बस यही किया मैंने अपने इसमें, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम है भी नहीं. आइए, इफ यू नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसेप्ट यू कैन प्रिपेयर इट. तो मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर की. मैंने लिखा 12% प्रेफर्ड स्टॉक, $1 ईच, KP इज इक्वल टू 14%. 12% प्रेफर्ड स्टॉक, $1 ईच, KP इज इक्वल टू 14%. गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैंने लिख दिया. एंड आई नो दैट द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, आप पहले KP का फॉर्मूला लिख दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा क्या करना है. प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0, P को यहाँ ले गया, KP को यहाँ ले आया, तो ये फॉर्मूला बन गया और मैंने फिगर्स पुट कर दी और आंसर आ गया. कुछ मुश्किल है ही नहीं यार, क्या बताऊं मैं आपको, क्या मुश्किल है. 3rd क्लास का बच्चा कर लेगा अगर उसको लॉजिक थोड़ा सा मैंने क्लियर करके पहले उसने, इन केस ही हैज ऑलरेडी अटेंडेड, ही और शी, माय लेक्चर नंबर 17, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बट स्टिल अगेन आई हैव डिक्लेयर्ड, आई हैव डिस्कस्ड हियर. आइए जी, मैं प्रेफर्ड स्टॉक के बाद आ रहा हूं डिबेंचर्स के केस में, डेट के केस में. और डेट थोड़ा सा टिकलिश है, लेकिन आप अगर लॉजिकली चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. मैंने कहा जी डेट 2 तरह के होते हैं, एक तो रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल. इरिडीमेबल का मतलब है कि हम उसमें रिडीमेबल वैल्यू वापस नहीं करेंगे, बस इंटरेस्ट देते जाएंगे परपीचुटी तक. वी विल नॉट रिटर्न यू द रिडीमेबल वैल्यू. एंड इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट, we will return you the redeemable value, we will give you the interest up to that maturity period. So there is a maturity period. बड़े सिंपल सा लॉजिक है. मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, whenever you want to calculate the value of anything, you know, तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, हम उसको टोटल कर देते हैं. चाहे वेदर आई वांट टू कैलकुलेट फॉर अ बिजनेस, आई वांट टू कैलकुलेट फॉर अ डेट, आई वांट टू कैलकुलेट फॉर रिडीमेबल डेट, आई वांट टू कैलकुलेट फॉर रिडीमेबल डेट. आप बताइए कि अगर रिडीमेबल डेट की मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा. आप बताइए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन कैश फ्लोज. मतलब एक तो इंटरेस्ट मिलेगा रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में, रिडीमेबल बॉन्ड्स के केस में एक तो इंटरेस्ट मिलेगा और एक लास्ट ईयर में आपको रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी. तो इंटरेस्ट और रिडीमेबल वैल्यू,
इन सबको जो मिलेगा, इन सब की जब मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा और यहाँ पे टोटल कर दूंगा, तो दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज व्हिच आई विल बी गेटिंग, सो आई विल टोटल इट एंड दिस इज नेम्ड एज वैल्यू ऑफ डेट। मेरी बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? इजी है, मुश्किल नहीं है, अभी करके दिखाऊंगा। और अगर परपीचुटी है, परपीचुटी मींस इरिडीमेबल डेट है, आप ऐसे ही पहले रजिस्टर को करो तो सही, आप रजिस्टर में लिखो ना, ऐसे ही बनाओ, ऐसे एक ही पेज में बनाओ आप वैल्यूएशन ऑफ डेट, उसकी 2 ब्रांचेस बनाओ, रिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट में एरो लेकर आओ, लिखो ना, कॉमर्स इजी। वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट, फ्यूचर में जो मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा और रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी, उनका आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, इरिडीमेबल डेट में रिडीमेबल वैल्यू तो नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा परपीचुटी तक, तो परपीचुटी का आपको फॉर्मूला पता ही है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी। भाई साहब आपको आता है वो बात अलग है, अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने ध्यान से किया नहीं, थप्पड़ मारूं खींच के मैं कैमरे से निकल कर तो आपको समझ आ जाएगा। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको मैं देखता हूं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आइए, मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं ही भूपेश आनंद, जो इस समय आपके सामने बिजनेस वैल्यूएशन की बातें कर रहा है और आपसे कुछ ऐसी बातें सीखने की बात कर रहा है कि आपको लॉजिकली बातें अच्छी लगे। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 अपने सामने रखिए, पढ़िए भाई साहब, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सारे करा रहा हूं कि आपको लॉजिकली कुछ ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है ना। अ कंपनी हैज इशूड इररिडीमेबल लोन नोट्स, पहली बात इररिडीमेबल मतलब इसका माई बाप नहीं है, इसको रिडीम ही नहीं करेंगे, इनफाइनाइट तक है, चलता रहेगा, इसकी मौत होगी नहीं। कूपन रेट 7% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 4% है। आप देखिए कूपन रेट अलग चीज है, कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट विच विल बी कंपनीज गिविंग ऑन द फेस वैल्यू, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स और द डेट इन्वेस्टर्स, कि उनको लगता है कि कम से कम इतना तो मिल जाए सब कटकटा के। So that is 4% is I will be using for present value factor and 7% I will be using for the future cash flows. Okay. What is the current market value of the debt? 1 सेकंड का क्वेश्चन है जी, 1 सेकंड से भी मुझे लगता है ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर आप सच में इस क्वेश्चन के लिए सीरियस हैं तो आप देखिए, मैंने टाइमलाइन प्रिपेयर की, सब बनाया बेटा, इतनी मेहनत की है कि आप सोच भी नहीं सकते सपने में यार। कैप्लन और बीबीबी तो क्या बोलूं यार, मैं क्या कुछ नहीं बोलूंगा। 7% केडी 4%, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया, इंटरेस्ट अपॉन केडी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी यही फॉर्मूला लगाते थे, बट वहां पे हम कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते थे। आज बिजनेस वैल्यूएशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ डेट कर रहे हैं, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, सेम रिलेशनशिप लगा रहे हैं, बट आई वांट टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस, आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू। तो बट नेचुरल है, 3 वेरिएबल्स में तो 2 वेरिएबल्स मुझे पता होने चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ डेट पता होना चाहिए और इंटरेस्ट पता होना चाहिए, देन ओनली आई कैन कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू। ठीक है ना जी। अब मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं आया जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बेटे और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि उस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ और बातें मेंशन की है। क्या बेटे? इट इज अ केस ऑफ इन क्वेश्चन नंबर 11 दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट। अगर कोई डेट रिडीम हो जाता है तो उसकी वैल्यू को निकाल के दिखाओ। बेटे रिडीमेबल डेट में एक बात का ध्यान रखना, आपको एक तो इंटरेस्ट मिलेगा अप टू द मैच्योरिटी पीरियड, और मैच्योरिटी पीरियड में आपको उसकी रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, पता है आपको, फिर भी हम क्वेश्चन करके सीखेंगे। अ कंपनी इश्यूज 9% रिडीमेबल डेट, 9% का रिडीमेबल डेट विद 10 years टू गो, मतलब 10 साल के बाद ये रिडीम हो जाएगा, मतलब इसकी मौत हो जाएगी, मतलब इसके पैसे कंपनी वापस कर देगी। रिडेम्पशन विल बी एट द नॉमिनल वैल्यू बिकॉज रिडेम्पशन कैन बी एट प्रीमियम ऑल्सो। तो उन्होंने कहा जी नॉमिनल वैल्यू, द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज केडी। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, वैल्यू ऑफ डेट निकालना है, वैल्यू ऑफ डेट या वैल्यू ऑफ किसी भी एसेट को निकालना है, तो इट इज द प्रेजेंट टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, उसको टोटल कर दीजिए, जमा कर दीजिए। आइए दोस्त, मैं एक बार फिर आपके सामने खड़ा हूं और फिर बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप समय की रेखा बनाइए, मैं टाइम हूं, मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। आप देखिए जी 9% का इंटरेस्ट रेट है, 12% 14% की कॉस्ट ऑफ डेट है, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज देयर एक्सपेक्टेशंस। मुझे कुछ भी नहीं करना, एक स्टेटमेंट बनानी है, या नहीं भी बनाते स्टेटमेंट, कैप्लन वालों ने नहीं बनाई, मैं तो बना के दिखाऊंगा, सभी लॉजिकली क्लियर होगा।
मुझे कैश इनफ्लोज देखनी है क्या क्या मिलेंगी। एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा इंटरेस्ट सेम मिलेगा तो वी हैव ऑलरेडी सीन चैप्टर 2 से 6 में एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी जीरो में तो कुछ लिखना ही नहीं था, मैंने गलती से जीरो लिख दिया। 1 to 10 क्योंकि 10 साल है बेटे, 1 से 10 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मैंने $9 लिखा है। कैसे आया बेटे, $100 की वैल्यू है, 9% ऑफ $100 दैट कम्स टू $9। तो एक तो इंटरेस्ट मिलेगा बेटा $9 का, और एक 10th ईयर में एक ड्रामा और मिलेगा जिसको बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो और रिडीमेबल वैल्यू, दैट इज $100। तो 9th ईयर में इसमें तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दिया बेटा 16% के हिसाब से, इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दिया। इट मींस इसकी वैल्यू आ रही है $66.20। मुश्किल था ही नहीं यार। लेकिन हाँ, अब जो कराने जा रहा हूं ना वो थोड़ा सा समझना है। 99% टीचर्स ये नहीं कराते जो मैं अब कराने जा रहा हूं, दैट इज वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट। बिकॉज इन डेट वी हैव टू सी 3 ब्रांचेस, वेदर इट इज अ रिडीमेबल डेट, वेदर इट इज इररिडीमेबल डेट और वेदर इट इज कन्वर्टेबल डेट। अगर वो डेट कन्वर्टेबल है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी बताऊंगा। कन्वर्टेबल का मतलब है कि अगर वो अपना रूप चेंज कर लेता है, मतलब इफ एज पर द स्वैप रेशो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इफ आई कैन चेंज डेट डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स और टू प्रेफरेंस शेयर्स, इट मींस दे आर कन्वर्टेबल। तो सवाल यह आता है कि अगर वो कन्वर्टेबल ऑप्शन है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, डेट का वैल्यू एक्सचेंज में कुछ कम है, इक्विटी शेयर्स का उसी कंपनी का ज्यादा है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स दे टेक मोर रिस्क। तो sometimes we have to see that if we convert these debentures into these shares, then how much will be the proceeds which will be getting, or if you do not convert it, then how much will be the value which will be getting। आपको याद होगा राइट शेयर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मैंने बताया था, एक होता है एक्स राइट प्राइस और एक होता है एक्स कम राइट प्राइस, याद है। फिर मैंने उसी समय रेलेवेंस दिया था एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, पता याद है। आज मैं यही बात आपको कह रहा हूं, एक्स कन्वर्जन एंड कम कन्वर्जन। मतलब अगर आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप कन्वर्ट करना चाहें तो आपको तो उस वैल्यू को बोलते हैं कम कन्वर्जन। और अगर आपने ऑप्शन नहीं है, मतलब आपने ऑप्शन नहीं लिया, टाइम हो गया है, जो भी है, मतलब एक्सक्लूडिंग कन्वर्जन राइट को हम बोलते हैं एक्स कन्वर्जन, इंक्लूडिंग कन्वर्जन राइट को बोलते हैं कम कन्वर्जन। एंड कम कन्वर्जन इज ऑलवेज मोर देन एक्स कन्वर्जन, एज इन केस ऑफ राइट शेयर्स आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द सेम। एक बच्चों को नींद आ रही थी, बेटे पानी पी लो, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक शुरू होने वाला है, आप बस लिखो पहले तो। वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 18 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए जी, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट का मतलब है दैट डेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। मैंने आपको एग्जांपल दिया था गार्डन लिजर्ड का, कि आप अगर गार्डन लिजर्ड देखें तो अपनी रंग बदल देती है। पहले डेट थे तो इंटरेस्ट मिलता था, अब वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इक्विटी शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट दे हैव द मोर मार्केट प्राइस। सो एज अ ACCA, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ इन्वेस्टर, आई वांट टू डिसाइड दैट वेदर, और एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी, आई वांट टू सी दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू और द कॉस्ट और द प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल डेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखेंगे हायर ऑफ द टू। बेटे अब यहां समझना है, देखो कैपलन ने, BBB ने जो किया है वो ऐसे ही किया, लेकिन उन्होंने ना क्लियरली मेंशन नहीं किया। बड़े सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्लियर होगा कि हाँ ये लॉजिक है। तो मैंने पहले क्वेश्चंस किए, BBB किया, कैपलन किया, लॉजिक सब, उसके बाद अपना दिमाग लगाकर मैंने आपके सामने वो बात बताई जो उन्होंने छुपाई है। छुपाई मतलब शायद उनकी बातों से एक्सप्रेस नहीं हो रही। तो इट इज, पहली बात हम यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट, इट इज अ हायर ऑफ रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्टेड वैल्यू। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिस पे मैं क्वेश्चन करूंगा। मतलब 5 साल का अगर पीरियड है तो 5th ईयर में रिडीमेबल वैल्यू कितनी मिलेगी, और अगर 5 साल का पीरियड है और मैं 5th ईयर में ये डिबेंचर्स को अगर मैं स्टॉक से कन्वर्ट कर दूं तो कितना स्टॉक मिलेगा और कितना प्राइस होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टॉक की और डिबेंचर की कितनी होगी, इन दोनों में से जो हायर होगी वही ऑप्शन में ऑप्ट करूंगा एज ए इन्वेस्टर। तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इज हायर ऑफ रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्टेड वैल्यू when those bonds will be converted as per the swap ratio in equity shares। अभी क्वेश्चन कर देंगे, समझ आ जाएगा, घबराना किस बात का यार। फ्लोर वैल्यू अभी नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पहले चुपचाप लिख लें एक्स राइट प्राइस, जैसे हमने यहां पे यूज किया था, या एक्स, या ऐसा लिख लीजिए मार्केट प्राइस विदाउट कन्वर्जन। अभी लिख लें, बस चुपचाप लिख लें। आप माने कि जर्मन लैंग्वेज है, मैं भी एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा, आपको 2 बातें लिखनी है।
फर्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए कन्वर्टेबल डेट. मैंने कहा इट इज हायर ऑफ रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्टेड वैल्यू. अभी देखेंगे प्रैक्टिकली कि रिडीमेबल वैल्यू क्या होती है और कन्वर्टेड वैल्यू क्या होती है. दूसरी बात मैंने बोली, आप लिख लें फ्लोर वैल्यू. फ्लोर वैल्यू इज इक्वल टू एक्स राइट प्राइस और मार्केट प्राइस विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन. ठीक है सर. सर बिल्कुल ठीक. अब मैं आपके सामने एक चीज और चाहता हूं कि आप लिख लें, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू इसकी पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा. कन्वर्जन प्रीमियम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. फ्लोर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टेबल डेट. It is higher of redeemable value or converted value, whichever is higher. And for paper again it is important that how to calculate the floor value and how to calculate the conversion premium. तो conversion premium भी लिख दें at T0 calculate होता है. ठीक है जी. It is market value minus conversion value. It is market value minus conversion value. ठीक है सर. Market value क्या होती है? Total of present value of all future cash flows. अच्छा, जो फ्यूचर में मिलेगा. अच्छा, फ्यूचर में क्या लेंगे आप, रिडीमेबल या कन्वर्टेड, जो दोनों में से हायर होगा वो मैंने लिख दिया है. बेटे ये मैंने ना एग्जामिनेशन किट करने के बाद ये सारी समरी बनाई है, आपको बड़ा फायदे में रहेगा. आप बस चुपचाप ऐसा मानो कि जर्मन लैंग्वेज लिख रहे हैं, आप चुपचाप लिखते जाओ. पहले क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि कुछ बातें क्वेश्चन करने के बाद समझ आती है ना. तो कन्वर्जन प्रीमियम एट T0, मार्केट वैल्यू माइनस कन्वर्टेड वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू. Market value is equal to total of present value of all future cash flows. That is interest 1, interest 2, interest 3, interest 4. अगर 4 साल का पीरियड है, और प्लस रिडीमेबल वैल्यू या जो भी कैश फ्लो मिलेगी आपको यहाँ पे लिख लेते हैं हायर ऑफ द टू, रिडीमेबल और कन्वर्टेड वैल्यू. जो भी दोनों में से जो हायर है उसको ले लेंगे और उसको लेने के बाद हम ऐड कर देंगे. छोड़ो जी छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, आप बस मेरे साथ साथ चलो. क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. मैंने फिर कहा कन्वर्टेबल डेट का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आपको ध्यान से सुनना है, नहीं तो बड़े सारे क्वेश्चंस करने के बाद समझ आएगा. अभी समझ लोगे फिर क्वेश्चंस करोगे तो लॉजिकली ज्यादा अच्छा लगेगा. आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, मैं तो प्यार से कह ही सकता हूं. 12th क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और मैंने यहाँ पे लिख दिया, अ कंपनी हैज इन इशू ऑफ कन्वर्टेबल लोन नोट्स विद अ कूपन रेट ऑफ 12%. कूपन रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट. इट मीन्स अगर आप ये बॉन्ड देंगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा. मे बी कन्वर्टेड इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स एट एनी टाइम. वो कहता है जी ये जो बॉन्ड है ना ये कन्वर्टेबल है, इसको आप कभी भी बटन दबा दो. जैसे जैसे पुतिन कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबा सकता था 2 साल पहले जब रशिया वर्सेस यूक्रेन हो रहा था, तो आप भी कभी भी बटन दबा दो, आपको शेयर्स मिल जाएंगे 20. ठीक है सर. एंड द रिमेनिंग लोन नोट्स विल बी रिडीम्ड. और अगर आप नहीं दबाते तो जितने लोन नोट्स नहीं कन्वर्ट किए उनको हम रिडीमेबल वैल्यू $100 दे देंगे आराम से. द लोन नोट्स हैव 5 years लेफ्ट टू रन. 5 साल रह गए जी. इन्वेस्टर्स वुड नॉर्मली require a rate of return of 8%. This is KD or 5-year debt security. Should investors convert if the current market price is? आराम से. मैंने कहा ना क्वेश्चन करना अलग बात है यार, लॉजिक समझ के करना अलग बात है. आप 2 बार इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार. एक कंपनी है जिसके पास कन्वर्टेबल डेट है, वो ऑप्शन दे रही है कि आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो मत लो. हमारे सिर को क्या खा रहे हो, मत लो. लोगे तो 20 शेयर दे देंगे, नहीं लोगे तो $100 वापिस कर देंगे. अब आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या मार्केट प्राइस शेयर का होना चाहिए जिससे वो शेयर बॉन्ड होल्डर प्रभावित हो जाए और दैट बॉन्ड होल्डर बिकम्स मोटिवेटेड फॉर कन्वर्टिंग दैट बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स. दैट हाउ मच शुड बी द प्राइस, whether it should be $4, whether it should be $5 और whether it should be $6. क्या प्राइस हो जिससे कि वो बॉन्ड होल्डर इफेक्ट हो जाए. पढ़िए आप क्वेश्चन, पढ़िए आप समझ आएगा. बेटे आर्ट है क्वेश्चन को पढ़ना, आप लोग ध्यान ही नहीं देते, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, बस आंसर आ जाए आंसर आ जाए आंसर आ जाए. ऐसे कैसे आएगा आंसर यार, जब तक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे समझोगे नहीं तो. और देखो ना मैंने कितनी मेहनत की है, क्या बताऊं मैं आपको, कितनी मेहनत की होगी और फिर आपके लिए सारा कुछ प्रिपेयर किया है. ये देखिए टाइमलाइन बनाइए,
अलग अलग एरोस दे रहा हूं, चित्र बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझ आए। क्या बनाया मैंने, T0 लिखा और TE लिखा, जैसे यहां पर टी एक्सपायरी है मान लेते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 5 ईयर्स हैं तो T5 लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब आज अगर आप देखें तो ये 12% का इंटरेस्ट है और फेस वैल्यू इसकी है, तो अगर इंटरेस्ट देखें तो $12 का आएगा। अच्छा, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 20 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर 20 शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपको 100 रुपए की रिडीमेबल वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको यह बताना है कि क्या प्राइस रहे जिससे कि आप इसको कन्वर्ट कर दें, यू नो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पर ज्यादा हायर वैल्यू आएगी हम वही बात को रखेंगे और उसके बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया? चित्र बनाओ, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी, यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। बेटे कैप्लन ने, बीबीबी ने नहीं बनाया, समझ आ ही नहीं सकता अगर आप फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे। बनाइए। T0, T5, 12% notes, face value 100, scenario 1, $4, $5, $6, 20 shares, रिटेल वैल्यू $100। आपको भी ये चेक करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ ACCA, दैट इन विच सिनेरियो शेयर्स टू बी कन्वर्टेड। कौन सा सिनेरियो हो, मतलब कौन से मार्केट प्राइस हो कि जब हम शेयर्स को कन्वर्ट कर दें। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आइए, बड़ी सिंपल सी बात है जी। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जहां पे मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा मैं वहां पे कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा कि अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता तो मुझे $100 मिलेंगे 5 साल के बाद, और अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो मुझे 20 शेयर्स मिलेंगे। अगर 20 शेयर्स 4 रुपए के मिलेंगे तो 80 रुपए मिले, 5 रुपए के मिलेंगे तो 100 रुपए मिले, तो 100 में तो हमें ब्रेक इवन नहीं हो रहा है। और अगर 6 रुपए के हिसाब से मिले तो मुझे 120 रुपए मिले, और वहां $100 मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कमर सीधी करिए बेटा, कमर सीधी करिए, आपको समझ आएगा। मैंने कहा देयर आर 2 ऑप्शंस, ईदर आई कैन कन्वर्ट इनटू 20 शेयर्स and secondly I can get the redemption value of $100. But the point is, if I am getting 20 shares and the rate is 6 rupees, then only I am getting more than $100, because up to $5 100 रुपए मिल रहा है तो ब्रेक इवन ही है। तो ये तो वैसे मैंने कैलकुलेशन वैसी कर दी मुंह जुबानी। फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड डेट इज हायर ऑफ रिडीमेबल वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वी नो दैट। हमें मालूम है कि भाई वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट क्या होती है, जो रिडीमेबल वैल्यू है या कन्वर्टेड वैल्यू, दोनों में से जो हायर है। आप बताइए कि रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? $100 की है, $100 है, $100 है, ये देखो करके दिखाइए, $100 है, $100 है, कहां चली गई? आप ये चेक करो कि आप अगर डेट ही देते तो आपको कितने पैसे मिलते। मैंने कहा जी आपको $116 मिलते, बट इट मींस अगर आप कन्वर्ट नहीं करते, अगर 5 साल के बाद कन्वर्ट नहीं करते तो एक तो 5 साल का इंटरेस्ट मिलता और एक 5th ईयर में रिडीमेबल वैल्यू मिलती, तो 1 से 5 साल तक $12 का इंटरेस्ट मिलता, एन्युटी लगा दी 3.993, और 5th ईयर में $100 आपको रिडीमेबल मिलते। इसका मतलब आपको 116 रुपए, $116.016 मिलते, और आपको इसके बदले में अगर 20 शेयर्स लेने हैं तो कितने पैसे होंगे? 116/20, दैट इज 5.80। बेटे वो तो मैंने मुंह जुबानी कर दिया था, दैट इफ द मार्केट प्राइस इज $6। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। बेटर वे वो था, ये नहीं है बेटर वे। बेटर वे क्या था? आई कैन सी कि भाई फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा। फ्यूचर में एक तो रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी या कन्वर्टेड वैल्यू मिलेगी। रिडीमेबल वैल्यू $100 की मिलेगी, कन्वर्टेड वैल्यू कितनी हो कि मैं अट्रैक्ट हो जाऊं कन्वर्ट करने के लिए? $6, क्योंकि 5 तक तो ब्रेक इवन ही है। हाँ, वैसे कैप्लन वालों ने बहुत मुश्किल तरह से कैलकुलेट करके दिखाया है, तो आपको इस तरह से नहीं करना, इजीली 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेंगे हम, 13 भी करेंगे हम, 13 करेंगे। आइए, मेहरबान कदरदान बेटे, बड़ी मेहनत की है, क्या बताऊं आपको, आप सोच भी नहीं सकते बेटे, सच बता रहा हूं, आपको पता भी नहीं होगा कि कितनी मेहनत, कितनी रात जागा हूं लॉजिक्स को मैं मेरे को लगा कि और सिंप्लीफाई कैसे करूं आपके लिए। A company has an issue of 8% bonds which are redeemable at their nominal value of $100। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन ज्यादा अच्छा नहीं भी समझ आया,
अगर अभी इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं तो सारी बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि इसमें मार्केट वैल्यू भी निकालनी है, फेयर वैल्यू भी निकालनी है, कन्वर्जन प्रीमियम भी निकालना है। तो आज तक अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कन्वर्जेबल डेट के केस में, आप अगर 100% देंगे तो मैं सच कह रहा हूं आपको समझ आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। A company has an issue of 8% debt which are redeemable at the nominal value in 3 years time. Alternatively, each bond may be converted on that date into 30 shares. It means it is a case of convertible debt. The current market price, the current ordinary share price is 3.30, and this is expected to grow at 5% per year, and for the foreseeable future, the debt holders require a return of 6%. This is KD. बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है ये क्वेश्चन, बार बार पढ़ो। यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन। पढ़िए लिखिए, वर्किंग नोट बनाइए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। टेंशन मत लो कि पेपर में आएगा तो कैसे हो। यार पेपर में आने से पहले आप 10 बार इसको कर चुके होंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन किट में भी हो चुके होंगे। करो ना, पहले हिम्मत तो करो यार। मैंने एक बात कहनी है आपको दोस्त, फ्रेंड्स, इट इज बेटर टू रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। फ्रेंड्स, प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। फ्रेंड्स, प्रिपेयर अ टाइमलाइन। इतनी बार तो आपका दोस्त भी आपको दोस्त नहीं कहता होगा जितनी बार मैंने प्यार प्यार से आपको चीजें समझाने की कोशिश की। 8% के बॉन्ड्स हैं, केडी कॉस्ट ऑफ डेट 6% है, इंटरेस्ट रेट 8% है, रिडीमेबल वैल्यू $100 है, और 30 शेयर्स हैं। और बट नेचुरल हमें पता है बॉन्ड होल्डर विल ऑप्ट फॉर दैट वेयर ही विल बी गेटिंग मोर बेनिफिट। इट मींस हायर ऑफ द टू, हायर ऑफ रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्टेड वैल्यू, विच एवर इज हायर। ओके, आराम से। और आज मार्केट प्राइस एक इक्विटी शेयर की $3.30 है, और आने वाले ईयर्स में 5% का ग्रोथ रेट हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, जो भी क्वेश्चन था उसको पढ़ा और लिख दिया। चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से भी कुछ भी नहीं है। अभी तो आंसर शुरू ही नहीं किया मैंने, लेकिन आपको इस वर्किंग नोट से समझ आ जाएगा। पहली बात, मैंने दोबारा से टाइमलाइन प्रिपेयर की। आपको मैंने बताया था वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इज इक्वल टू हायर ऑफ द टू, दैट इज रिडीमेबल वैल्यू और द कन्वर्टेड वैल्यू विच एवर इज हायर। तो मैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब है वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू ऑफ डेट का मतलब है टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब है इंटरेस्ट प्लस हायर ऑफ टू। ये जो पिछले 3 मिनट में बात बोली है ना, दोबारा सुनना इसको। तो मैं सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालना चाहता हूं, वैल्यू निकालना चाहता हूं। उसके लिए मुझे देखना हायर ऑफ द टू। हायर ऑफ द टू का मतलब क्या है? रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्टेड वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? $100। कन्वर्टेड वैल्यू कितनी है? 30 शेयर्स इंटू एमपीएस 3। तो बेटे एमपीएस 3 वो होता है बेटे $3.82। $3.82। मतलब आज अगर किसी शेयर का प्राइस 3.02 है और 5% से बढ़ता रहे तो करके देख लो ना, $3.82 हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं 30 शेयर्स आज के 3 साल बाद कन्वर्ट अगर कराता हूं तो एक शेयर की वैल्यू 3.82 है, तो 30 शेयर्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने कैलकुलेट करी और ये बताया, सो इट इज बेटर टू कन्वर्ट द शेयर्स इनटू फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये बेटर है उसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि उससे पैसे मिल रहे हैं मेरे को 114 रुपए। And if I do not convert it, I will be getting a redeemable value that is $100. So it is better I should go for a higher of 2, that is 114.60. So once I have calculated the value of the converted debt, then I can calculate the market value of debt, that is value of debt, that is total of present value of future cash flows. आइए दोस्त, सब कुछ एक एक बात लिख दी है। मैं फिर कहता हूं, ये बातें बड़े सारे क्वेश्चंस के बाद मुझे लॉजिकली आपको देने का सौभाग्य मिला। आप अभी लिख लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा आपका। लिखो। नाउ फ्रेंड्स, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, अब मैंने अभी तक क्या किया? मैंने अभी तक जो भी कुछ किया यहां तक,
मैंने वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट निकाली है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं निकाली, खाली कन्वर्टेबल डेट कैलकुलेट की है। अब मैं आ रहा हूं मार्केट वैल्यू, मैंने अभी ये देखा कि उसको ऑप्शन ऑप्ट करनी है या नहीं करनी है, ऐसा समझ लेते हैं। आप ऐसा भी समझ लीजिए, आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड कि उसको ऑप्शन ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं निकाला। मान लो मैंने, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड एनीथिंग, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल डेट, कुछ नहीं निकाला। मैंने ये देखा कि भाई एट द एंड ऑफ द पीरियड जब मेरे पास ऑप्शन होगी तो एज अ बॉन्ड होल्डर क्या उस समय क्या वैल्यू में लूंगा, क्योंकि दैट विल बी हेल्पिंग मी इन कैलकुलेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट। So market value of convertible debt is equal to total of present value of all future cash flows, and I will be getting future cash inflows $8, $8, $8 for 3 years, and in the third year I will be getting $114.60. बेटे ये मैंने $114.60 पहले वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर लिया कि भाई या तो वो रिडीमेबल वैल्यू लेगा या शेयर्स लेगा, तो मैंने शेयर्स लेने की बात करके दिखाई, तो उस वो शेयर्स लेगा। तो आज मैं अगर इस कन्वर्टेबल डेट की वैल्यू देखूं तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन ये भविष्य में मिलेंगे, इसलिए मैं इसका वर्तमान काल की वैल्यू निकाल ली। आई हैव कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू, बड़ी मेहनत की और टेबल बनाया आपके लिए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू और द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ईयर। बेटे जब समान हो अमाउंट तो फिर एन्युटी यूज करते हैं। मैंने 117.67 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट। सेकंड पार्ट था फ्लोर वैल्यू निकालना। मैंने कहा फ्लोर का मतलब क्या होता है, नीचे फ्लोर हमेशा कम होती है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से, क्योंकि फ्लोर में हम वो कन्वर्जन ऑप्शन नहीं लेते। तो बड़ी सिंपल है जी, ये लो स्टेटमेंट, फ्लोर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन मार्केट वैल्यू, लिखो फ्लोर वैल्यूज लेस देन मार्केट वैल्यू, फ्लोर वैल्यूज लेस देन, नाम ही कह रहा है फ्लोर, मतलब हम वी वांट टू कैलकुलेट एक्स राइट कन्वर्जन प्राइस, और जैसे हम करते थे राइट शेयर्स में एक्स राइट प्राइस और कम राइट प्राइस। एक्स राइट का मतलब है राइट की ऑप्शन हटा दे, या एक्स डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड हट गया, इसी तरह से कन्वर्जन ऑप्शन हट गई तो क्या वैल्यू होगी, उसका नाम हमने डाल दिया फ्लोर वैल्यू। तो फ्लोर वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड कीपिंग इन माइंड मार्केट वैल्यू विदाउट कन्वर्जन ऑप्शंस। बड़ी सिंपल है जी, हमने कन्वर्जन ऑप्शन मिली नहीं तो हमें 100 रुपीज मिलेंगे, ये आपको पैसे मिलेंगे 105.38, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, और तीसरे साल के बाद हम रिडीम वैल्यू पे पैसे ले लेंगे, बट अगर कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्टेड वैल्यू मिलेगी। आपके सामने है बेटे, आराम से मैंने तो करके दिखा दी। तो था फ्लोर वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी, फ्लोर वैल्यू इज $105.38। लास्ट पॉइंट रह गया इस क्वेश्चन का, कन्वर्जन प्रीमियम। इसका मतलब अगर आज T0 में मैं इस डिबेंचर को बेचना चाहूं तो मेरे को प्रीमियम कितना मिलना चाहिए, दैट इज नेम्ड एज कन्वर्जन प्रीमियम। बड़ा सिंपल है जी, अगर मैं बेचता हूं तो मेरे पास मतलब इस बॉन्ड से क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू मिलेगी 3 साल के बाद, ये या दिस इज द मार्केट वैल्यू एंड दिस इज द फ्लोर वैल्यू। अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं तो बेटे आप देखो मैंने यही किया, कन्वर्जन प्रीमियम T0 पे निकालते हैं। पहली बात, मार्केट वैल्यू आप कितनी मिलेगी, 117.64 मैंने आपको निकाल के दिखाई दी। करंट कन्वर्जन वैल्यू, आज इसकी कन्वर्जन वैल्यू कितनी है, दैट इज 30.30, दैट इज $99, क्योंकि आज तो मार्केट प्राइस इतना है ना, तो दोनों को लेस कर दीजिए, बैलेंसिंग में कन्वर्जन प्रीमियम आ जाएगा। और कन्वर्जन प्रीमियम जनरली हम पर शेयर में निकालते हैं, तो मैंने ये कन्वर्जन प्रीमियम निकाल के दिखा दिया, 117.64 माइनस 99, 18.64, एंड दिस इज फॉर 30 शेयर्स। सो फॉर 1 शेयर हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 0.62 पर शेयर। मैंने कहा जी मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा टिक के बैठना है, फेविकोल लगाना है हिप्स में और टिक के बैठ जाना है, थोड़ी सी सिटिंग देनी है लंबी, तब जाके काम हो जाएगा। नहीं तो देखिए आगे दुनिया है, रीजंस तो देने हजार हैं और करने वाले करते हैं। दोज हु वांट टू सिंग अ सॉन्ग कैन सिंग अ सॉन्ग, कैन फाइंड अ सॉन्ग। अब देखना आपने, करना आपने, समझना आपने। मेरी शुभकामनाएं, लेक्चर 6 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।